ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का वीडियो सेशन में हम दो मुख्य क्वांटिटीज़ की स्टडी करेंगे, अदिश और सदिश राशियाँ, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। इसके पहले की क्लासों में हमने ज़्यादातर देखा है कि बच्चों को केवल रटवा दिया जाता है कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं और स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका पूरा फुल ऑपरेशन करेंगे कि आखिर अदिश राशियाँ होती क्या हैं। इस वीडियो के बाद इस बात की गारंटी है आपको कुछ और नहीं देखना पड़ेगा, आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा जिससे हमेशा के लिए ये दोनों राशियाँ अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेटअप हो जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो सेशन को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर देखिए अदिश राशियाँ क्या होती हैं, इनको जानने से पहले हमें देखिए भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, अदिश और सदिश। अदिश को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, अदिश राशियों को जानने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टडी अबाउट द स्केलर क्वांटिटीज वी नीड स्टडी ओनली वन इम्पोर्टेंट पॉइंट। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द परिमाण, जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अदिश राशियों को अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो उसको समझने से पहले आपको इस बात को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी डिफिनीशन इसका देंगे हम, जब भी हम इसको डिफ़ाइन करेंगे हमें ये शब्द प्रयोग करेंगे, इसलिए शब्द का मतलब जानना यहाँ ज़रूरी है। देखिए परिमाण का मतलब होता है आपका क्या, संख्यात्मक मान। क्या होता है, संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हम यह बताना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि परिमाण क्या होता है। इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये दोनों को जब मल्टीप्लाइंग होगा या ये दोनों के बीच में कोई ये ज़रूरी नहीं कि मल्टीप्लाइंग सिंबल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे हम पूछें कि आपका मास कितना है, मास बोले तो द्रव्यमान। अगर मैं पूछूं आपका द्रव्यमान कितना है, तो आपने आंसर अगर मान लीजिए दिया कि मेरा द्रव्यमान 40 kg है। ठीक है, तो आपने क्या बताया, मेरा जो द्रव्यमान है 40 kg है, यानी कि आपने न्यूमेरिकल वैल्यू बताया फिर यूनिट बताया। इसीलिए इन दोनों को मिलाकर के क्या बना, ये दोनों को मिलाकर क्या बना, मैग्नीट्यूड बना। क्या बना, मैग्नीट्यूड बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपसे समय पूछा था, आपने बताया 9 बज रहा है या 10 बज रहा है, तो आपने क्या बताया, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लाइन। अगर फोर्स हमने कहा इस पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। मैं पूछा आपने कितनी दूरी चल के आया, आपने बताया मैं 10 किलोमीटर से आ रहा हूँ। 10 किलोमीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो हम मैग्नीट्यूड क्या होता है मैंने आपको बताया। टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को साथ में लेकर बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टडी करने ये अदिश राशियाँ क्या होती हैं। अदिश राशि को स्टडी करने से पहले इसको बताना और जानना दोनों ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। अब हम अदिश राशि के बारे में अध्ययन करेंगे, बहुत ही शानदार स्टडी होगी आज का। आप वीडियो सेशन पे ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशियाँ, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। देखिए पहले हम इसको हिंदी में समझते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, बहुत ही साधारण भाषा में जिस राशि के बारे में बताने के लिए, जिस राशि को व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण को ही बताना पर्याप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपने कोई राशि को एक्सप्लेन किया और केवल मैग्नीट्यूड बताने की ज़रूरत पड़ी, तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बाय एग्जाम्पल we understand about scalar quantity
हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना चाह रहे हैं क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। जैसे अभी अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि हमने आपसे पूछा कि आपका मास कितना है, मतलब आपका द्रव्यमान कितना है, तो आपने बताया क्या 40 kg। ठीक है, क्या बताया आपने 40 kg आपने बताया। तो ये जो मास है इसको एक्सप्रेस करने के लिए केवल आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ी। ये 40 kg मैग्नीट्यूड है। इस बात को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें आपने न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को एक साथ रखा है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जब एक साथ होते हैं तो दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो मास को एक्सप्रेस करने के लिए केवल, यानी द्रव्यमान को एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हुई, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं हुई। इसीलिए यह क्या है आपका अदिश राशि। क्या ये क्या है आपका मास एक अदिश राशि है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लंबाई पूछा जाए कि भाई कि ये जो है कितना लंबा है, कोई कपड़ा है कितना लंबा है, आप बताए 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, तो आपने केवल क्या बताया, केवल और केवल आपने एक मैग्नीट्यूड बताया, ओनली मैग्नीट्यूड बताया, और उसी से ही आपकी बात क्या हो गई, पूरी हो गई। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका लंबाई भी क्या हो गया, आपका अदिश राशि हो गया। तो ये आपको हमने बताया क्या, अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। इसमें से आप जो भी राशियां देखें उनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल और केवल आपको मैग्नीट्यूड को ही एक्सप्लेन करना होगा, आपको डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, समय बताइए, चाहे ताप बताइए, चाहे दूरी बताइए, चाहे चाल बताइए, चाहे धारा बताइए, दाब बताइए। ठीक है, देखिए इसमें दो बातें हैं, धारा और दाब, इनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है, इसमें दोनों होता है, लेकिन ये फिर भी ये स्केलर क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। ऐसा क्यों होता है, हम आपको जब सदिश राशियाँ बताएंगे तो उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इन दोनों को ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सी राशि है वास्तव में, जबकि इसमें दोनों होता है। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये दो अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो सदिश राशियाँ क्या होती हैं आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए। देखिए हम लास्ट में आपको सारी राशियों को तो लिखेंगे ही, प्लस एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप उन राशियों को अच्छे तरीके से पहचान कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्या, सदिश राशियाँ। ठीक है, हाँ तो बच्चों अभी तक आपने क्या स्टडी किया, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ को आपने अच्छे तरीके से देखा कि स्केलर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। कैसे होती है मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, और इसको देखिए हमने इसका डेफिनेशन भी लिख दिया है। बस इसमें आप केवल डायरेक्शन हटा देंगे तो ये पूरा डेफिनेशन स्केलर का बन जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है, मैंने इसको सोचा है लिख दे। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़, मान लीजिए हमने आपसे कहा बेटा इस डस्टर पे आप आइए और 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए। ठीक है, आप आइए और 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए। तो 5 न्यूटन मैंने मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस कर दिया और आप आए। अब आपने मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, आप जब यहाँ आए तो यह बात आप ज़रूर सोचने पर विवश हो जाएंगे कि हमें 5 न्यूटन का फोर्स तो अप्लाई करना है, बट किस डायरेक्शन में करना है सर ये नहीं बताए। ठीक है, यानी कि जब हमको फोर्स को एक्सप्लेन करना हो, व्यक्त करना हो, या फोर्स के बारे में बताना हो, तो हमें 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड तो बताना ही बताना है, प्लस डायरेक्शन भी बताना होगा। इसको नॉर्थ में लगाना है, साउथ में लगाना है, कि ईस्ट में लगाना है, कि वेस्ट में लगाना है, कि ऊपर लगाना है, कि नीचे लगाना है, अप लगाना है, डाउन लगाना है, हमें डायरेक्शन बताना ही पड़ेगा। तभी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जब हम बताएंगे फोर्स के संबंध में, बल के संबंध में, तभी हमारी बात क्या होगी, पूर्ण होगी। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो सदिश राशियाँ यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए केवल क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज वी नीड बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू एक्सप्रेस। इस क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है। कैसे होती है मैंने आपको एक्सप्लेन करी। इसके बाद एक टेबल बनाएंगे जिसमें सदिश और अदिश राशियों को लिखेंगे, फिर उसके बाद उसमें हम ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे उनको आप याद रखें। ठीक है, यहाँ देखिए अब हमने इसके पहले बताया था कि धारा, करेंट,
इसको हम मिटाते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे, इसलिए हम इसको मिटाते हैं। देखिए क्या करंट को, क्योंकि करंट में दोनों बातें होती हैं, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी उसको हम अदिश राशि की श्रेणी में क्यों रखते हैं? क्योंकि सदिश राशियाँ तभी फुलफिल होंगी जब उसमें क्या हो, देखिए क्या क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, मतलब क्या हो, परिमाण हो, फिर क्या हो, दूसरे नंबर पे डायरेक्शन हो, डायरेक्शन का मतलब दिशा हो, और फिर ये वेक्टर अलजेब्रा रूल को फॉलो करता हो। तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा रूल को क्या करना हो, ये क्या करता हो, फॉलो करता हो। ठीक है, ये तीनों जब होगा तभी वह राशि क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यानी कि मैग्नीट्यूड दिशा के साथ साथ उसको वेक्टर अलजेब्रा रूल को फॉलो भी करना है। अब जैसे मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, ये बात तो समझ लिए, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा रूल क्या है इसको हम थोड़ा सा शार्ट में केवल बताते हैं। एक ट्रायंगल लीजिए, अगर दो, देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं ये बात हम आपको बता दें। इसको एक हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एरो का ये जो टेल होता है ना, ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये इसके परिमाण को रिप्रेजेंट करता है, और जो इसकी तीर होती है ना, ये इसकी दिशा को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए किसी भी क्वांटिटीज को और वेक्टर बनाना है तो उसको इस एरो को जरूर रखते हैं। ठीक है, या इसको पूरे गाढ़े में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब भी ये वेक्टर क्वांटिटीज माना जाएगा। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज इस प्रकार हों, जाहिर सी बात है इसमें डायरेक्शन है। डायरेक्शन होने का मतलब क्या है, एंगल है, एंगल होगा ही। अगर हम किसी ट्रायंगल या त्रिभुज के इन भुजाओं से रिप्रेजेंट करेंगे, दो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर इन साइड से हम रिप्रेजेंट करें, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा ये इसके डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, यही बेस है, इसी से पैरेललोग्राम भी बना है। आप इसको ऐसे करिए, ऐसे, तो पैरेललोग्राम भी बन गया इसी से। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हम इसका क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। जबकि अदिश राशि में सीधे दाएं बाएं जोड़ दीजिए, अदिश राशि का रिजल्टेंट मिल जाता है। जैसे हम कहें कि भैया कि हमने 10 किलोमीटर गोरखपुर गए थे और फिर 10 किलोमीटर कहीं और गए थे, कि टोटल कितनी दूरी चले, तो 20 किलोमीटर चले, बस बात वही खत्म हो गई। क्योंकि दूरी है, अदिश राशि है, उसको हम किसी भी तरह से साधारण गणितीय विधि से हम जोड़ घटा सकते हैं, उसमें किसी रूल की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सदिश राशि को अगर जोड़ना है, घटाना है, तो ऐसे नहीं हम जोड़ते घटाते हैं, उसमें हम एक पर्टिकुलर रूल लगता है, एक पर्टिकुलर नियम लगता है, जिसको हम वेक्टर अलजेब्रा रूल कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको रिजल्टेंट इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स आप लगाए, फिर इस डायरेक्शन में आपने 3 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया। ठीक है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो ये एंगल फार्मूले में जो एंगल होता है ये होता है, जो न कि ये होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका हेड है, ये टेल है, तो हेड और टेल के बीच जो एंगल होता है उसको हम कभी नहीं लेते हैं। हमेशा एंगल दोनों टेल हों तब लेंगे, या दोनों हेड हों तब लेंगे। ठीक है, तब इनके बीच का एंगल लेंगे। लेकिन अगर हेड और टेल हो तो उनके बीच का एंगल नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम इस एंगल को लेंगे, ये तो पूरा 180 है। 180 में 60 जब माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या मिलेगा आपका 120। तो यहाँ थीटा इक्वल टू 120 पुट करेंगे। यानी कि अगर आपको ये जानना हो कि 5 न्यूटन का फोर्स और इसके 60 एंगल पे 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो टोटल इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया, ऐसा नहीं 5 3 8 कर दें। ये साधारण गणितीय विधि से इसको हम जोड़ घटा नहीं सकते, इसको वेक्टर अलजेब्रा रूल से ही जोड़ घटा सकते हैं। इस फार्मूले में इसको रखेंगे 5 3, फिर इनके बीच का एंगल 120, तब जा करके आपको रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, दिस रूल इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा रूल। तो हम क्यों आखिर करंट को हम यह मानते हैं कि करंट वेक्टर अलजेब्रा रूल को फॉलो क्यों नहीं करता, मैं उसको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बस बने रहिए हमारे वीडियो में। देखिए, अगर हमारा वीडियो सेशन आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं जो है आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर करंट क्यों आपका कैसे वेक्टर अलजेब्रा रूल को फॉलो नहीं करता। कि मान लीजिए कि करंट यहाँ से ऐसे कोई तार है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है।
इसको आप 4 एम्पियर मानिए, ठीक है। तो जो टोटल करंट होगा यहाँ पे 7 एम्पियर होगा, जबकि क्या होना चाहिए, इस एंगल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है तब हम मानते हैं कि करंट वेक्टर अलजेब्रा रूल को फॉलो करती है, लेकिन इस एंगल के अकॉर्डिंग नहीं होता, बल्कि एक साधारण गणितीय, एक सिंपल मैथमेटिक्स रूल से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड होता है। इसीलिए करंट जो होता है वह स्केलर क्वांटिटीज के अंतर्गत आता है, ना कि वेक्टर क्वांटिटीज के अंतर्गत। इसी प्रकार प्रेशर भी आपका स्केलर क्वांटिटीज के अंतर्गत आता है, ना कि वेक्टर क्वांटिटीज के अंतर्गत। तो स्केलर और वेक्टर में क्या आपसे ज़्यादातर करंट को और प्रेशर को ही पूछता है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होकर के इसको वेक्टर लगा देते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, आपको एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम एक ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये अदिश और सदिश राशि का मैंने एक टेबल बनाया है। वैसे तो डिफिनीशन से आप बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि ये दोनों में क्या अंतर है, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है। अदिश राशि को समझाने के लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करना हो तो केवल आप मैग्नीट्यूड बताएंगे, डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कितना काम किया, आप में कितना पावर है, ये सारी बातें जो भी बताएंगे केवल मैग्नीट्यूड से बता देंगे, बातें ही खत्म हो जाएगी। लेकिन सदिश जो बचाओ क्या है, सदिश राशि है, ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर टाइम को छोड़ दिया जाए, टाइम क्या है, अदिश राशि है ना, टाइम को छोड़ दिया जाए तो जो भी अगर सदिश राशि से मिला हुआ जो भी राशियां होती हैं, ये 100% नहीं, मैक्सिमम सदिश राशियों से जो राशियां बनी रहती हैं वह क्या होती हैं, सदिश राशियां ही होती हैं। ठीक है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। मैक्सिमम क्या होता है, सदिश राशियां जिसमें भी हों वो क्या होता है, सदिश राशियां ही होती हैं, अगर टाइम को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, लेकिन हाँ, वो प्रेशर जो है क्या अपवाद है। तो प्रेशर और करंट, इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अदिश राशियाँ ही हैं, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा रूल को फॉलो नहीं करती। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। समेग है, आवेग है, वेग है, विस्थापन है, ये सारी क्या होती हैं, जब हम मोशन पढ़ाएंगे तो इन सारी टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, विस्थापन क्या है, त्वरण क्या है, वेग क्या है, बल क्या है, ये सब कुछ हम बिल्कुल स्पष्ट बिल्कुल बताएंगे। इनको एक एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ बस इतना समझिए कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, यहीं पे हम ये वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।